नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 14 जून 2020 से संबंधित डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों को यहां पर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। तो शुरू करने से पहले रोज की तरह आपसे निवेदन रहेगा कि आप फटाफट से अपने इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। और इस सेशन को आप एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम एक क्वेश्चन के साथ छोटे मोटे कई प्रकार के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के अन्य क्वेश्चनों को भी कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नाथ चौदोड़ो योजना शुरू की है? तो ये की है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार जो आपकी है उसके जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ, यानी कि अपनी आजीविका को चलाने में असमर्थ, जैसे कि कुछ लोग या व्यवसायी जैसे कि छोटे व्यवसाय जैसे टेलर, नाई, वाशरमैन आदि जो जाति के लोग हैं, उनको वित्तीय सहायता के लिए ये योजना शुरू की है। तो याद रखना, जो जगन्नाथ चौदोड़ो जो योजना है वो आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी। जैसे मो किसी योजना के आगे मो लगा हो तो उस पर आप आंख बंद करके 99% उड़ीसा कर देना, क्योंकि जितनी भी उड़ीसा की योजनाएं हैं वो मो से शुरू होती हैं। एक मी से शुरू होने वाली और जगन्नाथ नाम से शुरू होने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये आप ध्यान रखना जब भी आपको कंफ्यूजन लगे किसी क्वेश्चन में। तो अगर किसी योजना के सामने जगन्ना है तो आंध्र प्रदेश से रिलेट होगी, और यदि मो है तो वो आपकी उड़ीसा से रिलेट होगी। इसी के साथ इस योजना के सभी जो लोग हैं, यानी कि जो ये जगन्नाथ चौदोड़ो जो योजना है फ्रेंड्स, इसमें जो आपको मैंने अभी 3 व्यवसाय बताए थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था बार्बर, टेलर या वॉशरमैन, इन व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को इस योजना के तहत 10,000 रुपये वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। स्टैटिक जीके की पोर्शन को कवर कर लेते हैं। तो हैदराबाद अभी आपकी वर्तमान राजधानी है आंध्र प्रदेश की, लेकिन प्रस्तावित राजधानी आपकी अमरावती है। हैदराबाद मूसी नदी पर और अमरावती आपकी कृष्णा नदी पर बसी हुई है, किनारे बसी हुई है। सीएम आपके जगनमोहन रेड्डी हैं, डिप्टी सीएम आपके यहाँ आंध्र प्रदेश के 5 हैं, जबकि जो राज्यपाल हैं वो विष्णु भूषण हरिचंदन हैं। मुख्य न्यायाधीश जो आपके बने हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, वो बने हैं महेश्वरी, जे के महेश्वरी आपके यहाँ के बने हैं। और 25वां आपका भारत का नया उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य पक्षी की बात कर लें तो नीलकंठ होगा आंध्र प्रदेश का। राज्य पशु कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण। राज्य वृक्ष आपका नीम होगा। और राज्य दिवस 1 नवंबर होगा। विधानसभा सीटें 175 यानी कि 175 हैं। विधान परिषद सीट आपकी 46 हैं। इसी के साथ ही लोकसभा सीट आपकी 25 और राज्यसभा सीट 11। यानी कि देखिए, जो लोकसभा सीट है वो तो राजस्थान की है, राजस्थान में ही 25 है। तो आप क्वेश्चनों को मतलब इस तरह से रिलेट करें कि आपको एक फैक्ट मतलब एक्स्ट्रा याद होके चले। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, राजस्थान में अपनी 200 हैं, लेकिन यहाँ पे 175 हैं। विधानसभा की बात करो फ्रेंड्स, लोकसभा की नहीं, विधानसभा की 175 है। तो 25 कम कहाँ की हो गई? आंध्र प्रदेश की। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। इक्वल आपकी राजस्थान की बराबर आपकी लोकसभा सीट है, 25 ही राजस्थान में है और 25 ही आपकी आंध्र प्रदेश में है लोकसभा सीट। एक आपकी राज्यसभा सीट ज़्यादा है, राजस्थान में 10 है, लेकिन एक आपकी ज़्यादा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बनती है। इसी के साथ कुछ और आपको अगर मैं क्वेश्चन से कवर करवाऊँ तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त भी जारी करी थी आंध्र प्रदेश सरकार ने। और ये आपकी रीस्टार्ट पैकेज मतलब क्या था? तो ये लॉकडाउन से प्रभावित जो उद्योग प्रभावित हुए हैं या व्यवसाय जो प्रभावित हुए थे, उनको फिर से शुरू करना
MES को मदद देने का प्रमुख लक्ष्य था। और इसकी पहली किस्त आपको मैंने बताई थी 450 करोड़ रुपए की थी, और दूसरी किस्त इसकी 29 जून 2020 को दी जाएगी, और इसकी जो दूसरी किस्त रहेगी वो 454 करोड़ रुपए की रहेगी। इसी के साथ भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये आपका पहला राज्य था भारत का आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान के केंद्र आपका श्री हरिकोटा यानी कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। एक आपका हाल ही में जारी प्रमुख जो योजना है, जैसे कि जगन्ना रायतु जगन्ना भरोसा योजना, रायतु बंधु योजना, ये तेलंगाना की है। आप इसको रिलेट करके याद रखेंगे, रायतु भरोसा योजना, जगन्ना रायतु भरोसा योजना ये आपकी आंध्र प्रदेश की है, जबकि रायतु बंधु योजना तेलंगाना की है। कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि सेम है। तो ये क्या है कि जब याद रहती हैं तो फटाफट से याद आ जाती हैं। अम्बा ओचाडी योजना, अम्बा ओएडी योजना है ये आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेशनल नेस्ता योजना, नवरत्न यालू पेदलम इद्दू इलू योजना ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। ये मोस्ट लगा लेना इसको, नवरत्न यालू पेदलम इदी इलू योजना, इसको मोस्ट लगा लेना। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा कार्यक्रम, ये सब आपके लॉकडाउन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी या जारी हुई थी। और इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ, दिशा एक्ट पुलिस स्टेशन देश का पहला पुलिस स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश में है। दिशा ऐप मोबाइल एप्लीकेशन, ये आपको पता होगा जो आंध्र प्रदेश में घटना हुई थी, एक जो महिला डॉक्टर थी उसको बलात्कार करने के बाद में जला दिया गया था। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा एक्ट पुलिस स्टेशन और दिशा ऐप मोबाइल ऐप जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में लागू किए गए थे। चुनावी भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन निगाह ऐप। इसके साथ ही भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आपका आंध्र प्रदेश में बना है, जबकि भारत का पहला मेगा फूड पार्क देवास मध्य प्रदेश में बना है। कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश के तड़ीपट्टी रेलवे स्टेशन से संचालित हुई थी। और फ्रेंड्स से भोगापुरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका अभी चर्चा में रहा था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट में जो फल उत्पादन है उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा था, जबकि सब्जी उत्पादन में पश्चिमी बंगाल आपका टॉप पर रहा था। विशाखापट्टनम को आप हरारत में याद रखेंगे, क्योंकि विशाखापट्टनम यहाँ की तीसरी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। देखो कुरनुड़ एक आपको मैंने बताई थी, अमरावती, तीसरी आपकी विशाखापट्टनम। तो 3 राजधानी यहाँ पे घोषित हुई हैं। तो विशाखापट्टनम आप याद रहेंगे कि विश्व का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। इसी के साथ जो आपका दक्षिण रेलवे का जो 18वां नया जोन बना है, जिसको हम दक्षिण तटीय रेलवे बोलते हैं, वो भी आपका यही विशाखापट्टनम बना है। और इसी के साथ ही हेडक्वार्टर यानी कि 18वां जोन जो बना है वो यही बना है। मिलन जो एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास होता है 2020, वो यहीं पर होना था, लेकिन वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया था कोरोना वायरस के चलते हुए। इसी के साथ आपको मैं और कुछ जानकारी दूँ तो और क्या हो सकती है, आपको और क्या जानकारी दे सकता हूँ मैं इससे संबंधित। तो देखिए, आप ये याद रखना, अभी विशाखापट्टनम है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर अभी विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें स्टारिन गैस आपकी निकली थी, जिससे काफ़ी लोग मर गए थे। और ये एक एलजी की जो एलजी कंपनी है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर ये लीक हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा रहने वाला है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में जो डॉक्टर रतन लाल है, इनको इससे सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के समान माने जाने वाला प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, यानी कि जो ये पुरस्कार है इसको नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से हाल ही में जो डॉक्टर रतन लाल हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, यानी कि मिट्टी के वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक,
इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो देखिए मिट्टी के स्तर में सुधार, जो कि हमारा जो खेती वाली जो मिट्टी होती है उसमें सुधार करने के लिए, जो अच्छी उपज हो, उसमें कोई बीमारी ना हो मिट्टी में, ऐसे मतलब खोज इन्होंने की है। तो उस मिट्टी का जो स्तर है उसको इन्होंने बढ़ाया है। तो उस स्तर को बढ़ाने सुधारने के लिए और छोटे किसानों की मदद करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने के योगदान के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको बता देते हैं इस पुरस्कार को जीतने वाले वे पहले व्यक्ति भारतीय नहीं हैं। इनसे पहले भी एक भारतीय ने इस पुरस्कार को जीत लिया है, तो ये दूसरे भारतीय हैं, आपको ये याद रखना है मेनली। अगर पहले भारतीय की बात करूं तो 1987 में ये पुरस्कार आपका जो स्वामी एम स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा एम स्वामीनाथन का नाम, उनको ये मिल चुका है 1987 में। और जो एम स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और देखिए सर, इसी के साथ आपको याद रखना है कुछ इम्पोर्टेंट आपको, जैसे कि एक अवार्ड आपको अभी मैं फसाई जो है FSSAI, इसने नए अपने CEO बनाए हैं अरुण सिंघल। और जो अरुण सिंघल है फसाई सॉरी अरुण सिंघल नए CEO बने हैं, लेकिन फसाई के जो पूरी फुल फॉर्म होगी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020, उसमें राज्यों की कैटेगरी में सबसे बड़ा राज्य आपका गुजरात, छोटे राज्यों की कैटेगरी में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में चंडीगढ़ था। और 7 जून को हमें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाते हैं। तो उसी के मतलब कहने का मतलब यह है कि जो 7 जून है उस पर इनकी घोषणा की थी, लेकिन अब इनको ये मिल चुका है। 2020 में जो इसकी थीम रही थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, तो वो रही थी फूड सेफ्टी इज एवरी वन बिजनेस। तो ये क्वेश्चन आप रिलेट करके याद रखेंगे, और अगर आप लिखते हो इन क्वेश्चनों को तो जरूर अपनी नोटबुक में आप इनको लिख लेना एक्स्ट्रा डिटेल के साथ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किए जाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है? तो देखिए शोभा शेखर नाम की एक महिला है, जो कि ऑस्ट्रेलियन भारतीय महिला हैं। इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा की गई है। तो इनको ये क्यों दिया जाएगा, तो आपको बता देता हूँ। भारतीय मूल की संगीतकार शोभा शेखर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये ऑस्ट्रेलियन है लेकिन भारतीय मूल की है, तो ऑस्ट्रिया इंडो महिला या संगीतकार शोभा शेखर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के कला संस्कृति संगीत संगठन की भी संस्थापक हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शोभा शेखर हैं ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के कला संस्कृति संगीत संगठन की भी संस्थापक हैं। ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में घरेलू या वैश्विक स्तर पर किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो फ्रेंड्स, शोभा शेखर का तो नाम आपको मैंने बता ही दिया है, लेकिन किरण मजूमदार है, इनका भी नाम आप ध्यान रखना। ये नेस्कॉम की डायरेक्टर या चेयरपर्सन कह सकते हैं। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किरण मजूमदार को ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली चौथी भारतीय हैं और दूसरी भारतीय महिला हैं। तो चौथी तो भारतीय हैं लेकिन दूसरी भारतीय महिला हैं ये किरण मजूमदार, जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। EY वर्ल्ड एंथ्रोप्रीनियर ईयर 2020 सम्मान पाने वाली भी किरण मजूमदार तीसरी भारतीय बन गई हैं और पहली भारतीय महिला बनी हैं। कौन सा? EY वर्ल्ड एंथ्रोप्रेन्योर ईयर 2020 पुरस्कार। तो ये आप ध्यान रखना। और किरण मजूमदार के बारे में ये भी ध्यान रखना कि कुछ समय पहले ही मेडिकल मेकर पावर लिस्ट 2020 जारी हुई थी, जिसमें जो टॉप 20 विश्व की शक्तिशाली महिला थी उनमें इनका नाम शामिल था। किनका? किरण मजूमदार का। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको किरण मजूमदार से संबंधित बताए हैं। एक आपको मैंने बताया है शोभा शेखर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी तो हमने इसमें ऑस्ट्रेलिया को ही कवर किया है। अब देखो, आपको मैं कुछ मेरे नागरिक सम्मान जो विभिन्न देशों के द्वारा दिए जाते हैं वो याद आ रहे हैं, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। भारत से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है?
तो भारत रत्न देता है। पाकिस्तान कौन सा देता है? निशान ए पाकिस्तान देता है। फ्रांस का कौन सा है? लीजन ऑफ ऑनर। रूस का कौन सा है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियूज द पोस्टल। इसी के साथ यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात का कौन सा है? ऑर्डर ऑफ जायद। बहरीन का है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा। फिलिस्तीन का है ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर नहीं, ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन का है। इसी के साथ दक्षिण कोरिया का आप ध्यान रखेंगे सियोल पीस, सॉरी सियोल वर्ल्ड पीस पुरस्कार यानी कि सियोल विश्व शांति पुरस्कार, ये आपका दक्षिण कोरिया का है। इसी के साथ ही एस वासन का नाम ध्यान रखेंगे, ये भी भारतीय मूल के एक जीव व मेडिसिन वैज्ञानिक है, यानी कि जीव वैज्ञानिक भी हैं और दवाई वैज्ञानिक जो मेडिसिन बनाते हैं वो वाले वैज्ञानिक भी हैं ये। और इनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 वैक्सीन पर शोध चल रहा है। तो एस वासन का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपको मैं करंट से रिलेट करके बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर खिलाड़ी थे, मतलब क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी थे जिनका नाम था ग्रैम वॉटसन। उनका भी अभी कोविड-19 के चलते निधन हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया की स्टेटिक जीके की पोर्शन की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी रहेगी कैनबरा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में कई बार कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी लोगों को कि साहब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कैनबरा है, मेलबर्न नहीं है। बहुत से लोग मेलबर्न समझते हैं लेकिन मेलबर्न है नहीं, कैनबरा है। इसी के साथ मुद्रा आपकी रहेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पीएम आपके ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है। और आपको मैं बता दूं स्कॉट मॉरिसन ने, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले और बता देता हूँ फैक्ट्स, थोड़े पुराने फैक्ट्स ले लेते हैं 1-2 महीने पुराने। तो देखिए कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल थे उनमें भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने में यानी कि उस पर पूरी तरह काबू पाने में 2.5 महीना लग गया था। और इस आग में कुआलाज और कंगारू जो प्रजाति थी जानवरों की, 2 प्रजातियां इसमें सबसे ज़्यादा आहत हुई थी, कुआलाज और कंगारू। कुआलाज और कंगारू दोनों ही शांत प्रभाव के प्राणी हैं और शाकाहारी प्राणी हैं। तो कंगारू तो आपने देखा होगा, लेकिन जो कुआलाज होते हैं वो एक तरह के बंदर टाइप के होते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। और जैसे हम बंदरों को पाल लेते हैं इसी तरह कुआलाज को भी पाल लेते हैं। तो इन दोनों जानवरों के साथ 30 करोड़ से अधिक जो जंगली जानवर थे उनकी इसमें डेथ हो गई थी, 30 करोड़ के लगभग। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप है जिसको हम ग्रेट बैरियर रिफ के नाम से जानते हैं। और लाल कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, ये आप ध्यान रखना, लाल कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पशु है, कंगारू नहीं है। कंगारू की कई प्रजातियां हैं लेकिन उनमें से लाल जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। अगर लाल कंगारू की जगह कंगारू दिया जाए तो आप सही करेंगे, लेकिन अगर कंगारू और लाल कंगारू दोनों ऑप्शन होंगे तो आप लाल कंगारू करेंगे। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ऐसे शासन के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया था। एक फैक्ट्स मेरे ध्यान आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे जो पीएम हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी मोदी जी की ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति जी के साथ में। और ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली किसी देश के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के साथ, ये किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ में पहली वर्चुअल मीटिंग थी। और इस वर्चुअल मीटिंग में जो स्कॉट मॉरिसन थे उनके साथ में 7 अहम जो समझौते होते हैं MOU, उन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेट करके बताई हैं फ्रेंड्स, आप जरूर ध्यान रखना। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी आपको मैंने फिलीपींस का जो फिलीपींस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था उसके बारे में बताया था। अभी ये क्वेश्चन भी एक नया आ चुका है फिलीपींस का। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि फिलीपींस के अगले भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किया गया है फिलीपींस में। तो शंभू एस कुमारन का नाम आप ध्यान रखेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ जो शंभू एस कुमारन है ये वर्तमान में मोरक्को में भारतीय राजदूत नियुक्त हैं। और अब इनको ही अगले फिलीपींस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।
इनके साथ अगर मैं आपको कुछ करंट यानी कि 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको होने वाले जो हमारे राजदूत या उच्चायुक्त है उनसे संबंधित क्वेश्चन बताऊं तो आप प्लीज़ मेरे साथ रिवाइज करना। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पी कुमार का नाम ध्यान रखना है, सिंगापुर में भारतीय राजदूत बने हैं। मोनिका कपिल मोहता, ये आपकी स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बनी है। गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी है। इसी के साथ फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और फिनलैंड में सुशील कुमार सिंघल, ये नहीं नहीं रवीश कुमार, सॉरी, रवीश कुमार आपके फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं। और सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त बने हैं, यानी कि भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और जो मुद्रा है वो है फिलीपींस पीसो। इसी के साथ राष्ट्रपति हैं रॉड्रिगो डुटेरटे। थोड़ा सा अजीब नाम है, मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है नाम बोलने में, लेकिन आप एक दो बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम है रॉड्रिगो डुटेरटे। और फिलीपींस का जो मैग्ने रेमन मैक्स से पुरस्कार दिया जाता है, जो 2020 का दिया जाना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। तो अब 2020 का तो पोस्टपोन कर दिया गया है फ्रेंड्स, लेकिन यदि आपके एग्जाम में अगर ये पूछा गया तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो आपका रेमन मैक्स से पुरस्कार 2019 उसको किसने जीता था, तो उसको जीता था एनडीटीवी के जो पत्रकार थे रवीश कुमार, उनको मिला था। और ये 3 क्षेत्र में मिलता है, लेकिन आप तो बस यही याद रखना 2019 का एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को ये मिला था 2019 में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और इस मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है, तो हुबली रेलवे स्टेशन पर ये बनाया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये भारत के कर्नाटक के हुगली रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है अभी। और कुछ दिनों में इसका काम पूरा होने के बाद में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो इससे पहले जो सबसे बड़ा, मतलब अभी तो ये निर्माणाधीन है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भी भारत में ही है। और वो भारत में कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जो गोरखपुर में आपका प्लेटफॉर्म स्थित है इसकी लंबाई 1366 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 366 मीटर इसकी लंबाई है। और जो ये आपका हुगली में बनेगा इसकी लंबाई रहेगी 1400 मीटर, यानी कि 1400 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। तो अभी तक तो गोरखपुर का है, लेकिन इसके बनने के बाद में हुगली का हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ, जो हुगली आपका हुगली जो शहर है ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोन हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसी के साथ गोरखपुर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गोरखपुर आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का जोन हेडक्वार्टर है। तो ये आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। और गोरखपुर आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सांसद थे पहले वहाँ से, लेकिन अब मुख्यमंत्री चुनने के बाद में उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। अब कुछ स्टेशनों की बात हो रही है, तो देखो चारबाग रेलवे स्टेशन ध्यान रखना, लखनऊ यूपी में स्थित है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था आपका चारबाग रेलवे स्टेशन से। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ध्यान रखना, भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है यहाँ पर, भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया है। इसी के साथ ही भारत का जो 18वां नया रेलवे जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। चित्री रेलवे स्टेशन 3 दिन पहले ही आपको मैंने पढ़ाया था, रिवाइज करवा देता हूँ। तिरुचिरापल्ली केरल में स्थित है। और हाल ही में CII यानी कि कॉन्फिडेंशन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के द्वारा इसे गोल्ड रेटिंग दी गई थी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जारी मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है,
तो इस पर है आईआईटी, ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान कर लेना, आईआईटी मद्रास। तो देखिए आईआईटी मद्रास इसमें शीर्ष पर रहा है। और आपको मैं बता दूं, आईआईटी मद्रास हाल ही में हमारे एमएचआरडी जो मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेम वर्क रैंकिंग 2020 जारी की गई है, जिसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। इसमें अलग अलग 10 प्रकार की रैंकिंगों में फर्स्ट नंबर पर आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु और तीसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली रहा है। इस रैंकिंग में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, इनके साथ अन्य क्षेत्रों की जो कॉलेज होती हैं या संस्थाएं होती हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। मतलब 10 प्रकार की ऐसी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है और उसके बाद में ये उनको मिलाकर रैंकिंग निकाली जाती है। इस रैंकिंग में ऑल ओवर श्रेणी में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। मतलब कि ऑल ओवर श्रेणी मतलब मैनेजमेंट और ये जितनी भी आपकी हैं, तो इस सभी को लेकर आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। देखिए जब रैंकिंग की बात हो रही है तो विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, तो पिछले 3 दिन से मैं आपको लगातार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए अभी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। टाइम हायर एजुकेशन की एक एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आपको मैंने पढ़ाई थी 3-4 दिन पहले। उसमें भारत की टॉप विश्वविद्यालय आईआईएससी बेंगलुरु रही थी और विश्व में इसका नंबर था 36वां, 36वें नंबर पर थी। और इसमें जो टॉप मतलब टॉप रही थी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो वर्ल्ड लेवल में रही थी, वो रही थी चाइना की सिंगुआ विश्वविद्यालय, टॉप पर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मैंने आपको पढ़ाया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमेम भारत की जो टॉप आईआईटी रही थी वो रही थी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। और वर्ल्ड में आईआईटी बॉम्बे का 172वां नंबर था, लेकिन भारत में इसको टॉप पर रखा गया था। वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी यूएसए की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी इसमें रही थी। तो कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, देखो दोनों में एक बार मैं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा के बता देता हूँ। टाइम हायर एजुकेशन की जो एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप रहा था भारत में जो टॉप रहा था वो रहा था फर्स्ट नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु। लेकिन जो आईआईएससी बेंगलुरु है वो भारत में तो टॉप रहा था, लेकिन विश्व में उसका नंबर था 36वां। इसी प्रकार से इसी कैटेगरी में जो फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड लेवल में आया था वो आया था चाइना का सिंगुआ विश्वविद्यालय। ऐसे ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, जिसमें भारत की तरफ से जो टॉप किया था वो किया था आईआईटी बॉम्बे ने। लेकिन आईआईटी बॉम्बे वर्ल्ड रैंकिंग में मतलब वर्ल्ड लेवल पर 172वें स्थान पर रही थी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर इसी रैंकिंग में टॉप पर जो रही थी वो रही थी यूएसए की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक मैं बता देता हूँ, अभी जो बेंगलुरु में हमारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय हेल्थ एंड साइंस जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसको 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं संचालन के, यानी कि उसके संचालन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक आपका पंजाब विश्वविद्यालय आप याद रखना, पंजाब विश्वविद्यालय है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उसके फर्स्ट जो संस्करण हुआ था अभी हाल ही में आपका उड़ीसा बैंक भुवनेश्वर में हुआ था, उसमें फर्स्ट पोजीशन में मतलब सबसे ज़्यादा जो मेडल जीतने की जो श्रेणी थी उसमें पंजाब विश्वविद्यालय आया था। और दूसरे नंबर पर आपका आया था सावित्री बाई फुले। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया भी था, एक दिन मैंने क्वेश्चन भी पढ़ाया था आपको इससे संबंधित, सावित्री बाई फुले से संबंधित। तो सावित्री बाई जो सावित्री बाई जो यूनिवर्सिटी है वो दूसरे नंबर पर, एक पंजाबी विश्वविद्यालय भी बताया था जो तीसरे नंबर पर आया था इसमें। तो पहले नंबर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले नंबर पर था पंजाब, दूसरे पर था सावित्री बाई फुले और तीसरे पर था पंजाबी यूनिवर्सिटी। इसी के साथ मैनचेस्टर विश्वविद्यालय भी याद रखना, क्योंकि हाल ही में ये चर्चाओं में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि रतन जो टाटा है, भारतीय उद्यमी है रतन टाटा, इनको मानव डॉक्टरेट की उपाधि इस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है आपका, तो हाल ही में जीआरएससी ने कौन सा फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तट रक्षक बल को सौंपा है?
तो ये सौंपा है आपका ICGS कनकलता बरुआ। देखिए नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। इसकी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, ये GRSC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। और उसने ये फास्ट पेट्रोल यानी कि पेट्रोलिंग जो होती है ना, गश्ती जहाज जो बोलते हैं, वो वाला है ये। तो फास्ट पेट्रोलिंग वेल्स यानी कि एक प्रकार का गश्ती नाव है जो कि पेट्रोल से चलती है और समुद्र में पेट्रोलिंग बोट का काम करती है। तो ICGS का कनकलता बरुआ से पहले भी GRSC ने 4 जो आपके पोत हैं उनको भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। तो 5 का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये आपका 5वां आखिरी था ICGS कनकलता बरुआ। तो इससे पहले 4 कौन कौन से थे, तो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहले नंबर पर था ICGS एनी बेसेंट, दूसरे नंबर पर था आपका ICGS अमृत कौर। अमृत कौर का नाम आपने सुना होगा। स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी, तो कमेंट में जरूर बताना। ये मंत्री रही है, हिंट दे देता हूँ आपको, अमृत कौर एक मंत्री रही है, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली कौन सी मंत्री रही है आप कमेंट में जरूर बताना। इन्हीं के नाम पर ये रखा गया था। तीसरा था आपका ICGS प्रियदर्शनी, और चौथा था ICGS कमला देवी, और जो आपका ये है 5वां नंबर का ICGS कनकलता। तो अब कनकलता कौन है, कनकलता बरुआ, तो आपको मैं बता देता हूँ। असम की एक स्वतंत्रता सेनानी थी कनकलता बरुआ। ठीक है फ्रेंड्स। ICG जो यानी कि ICG का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी जो पहली DIG बनी है, पहली महिला DIG बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। इनका नाम आपको मतलब विशेष तौर से ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ही स्टैटिक जीके के एक पोर्शन को देख लेते हैं ICG का। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का जो अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1978 यानी कि 1978 में हुई थी, और स्थापना दिवस इसका 1 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है या जाता है, तो 12 जून को मनाया गया है। और आपको मैं बता देता हूँ ये क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, जो बाल मतलब जो बाल बधुआ मजदूर बोलते हैं या जो बाल मजदूरी बोलते हैं, उस पर रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर इसको मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी 2020 की, तो वो थी प्रोटेस्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, नाउ मोर देन एवर। तो ये इसकी थीम रही थी। इसी के साथ एक आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को। तो ये आप ध्यान रखना। जून में भी मनाया जाता है, कमेंट में जरूर करके बताना कौन सा मजदूर दिवस मनाया जाता है। बता दिया, लेकिन कमेंट में अब आप ये बताना कि मजदूर दिवस कितनी जून को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में एम-पेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो एम-पेस ने किया है मास्टर कार्ड के साथ समझौता। तो इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में एम-पेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो मास्टर कार्ड के साथ किया है। USA के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने इस सुविधा के लिए भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पर यह सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे हम पैसे निकालने जाते हैं ATM में, तो हमें अंगुलियों को टच करना पड़ता है कीबोर्ड पर, ATM के कीबोर्ड पर। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के जरिए जैसे ही आप ATM में घुसेंगे तो वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, और आप उसको अपने मोबाइल में खोलेंगे एप्लीकेशन को,
और जिस तरह से आप पैसे निकालते वक्त एटीएम पे वर्क करते हैं, सेम वही प्रोसेस आपको अपने उस मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको दूसरे के छुए हुए एटीएम कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, और जब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे तो कोविड-19 का संक्रमण होने की संभावना कम बनेगी। तो इसलिए इसको शुरू किया जा रहा है। तो आपको मास्टर कार्ड के बारे में बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा हैं। इसी के साथ आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में डीप सवर जेट्स रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स DSRV, शॉर्ट में बोलते हैं DSRV, का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। तो आपको बता देते हैं कि हाल ही में गहराई में डूबे हुए जहाज़ों को निकालने हेतु व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पर आपका स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वी नौसेना कमान का जहाँ मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, वहीं पर। तो ये बस इससे संबंधित तो आप यही ध्यान रखना। लेकिन जब भारतीय आपके जो भारतीय नौसेना की बात आती है तो इसकी 3 कमान है। तीनों कमान आपको एक दिन मैंने पढ़ाई भी थी। इसी के साथ विनय बदवार और कैप्टन अक्षय कुमार, इन दोनों व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों भारतीय नौसेना से संबंधित व्यक्ति हैं, और इन दोनों को अभी 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो विनय बदवार हैं वो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल यानी कि उप प्रमुख हैं, और इन्हें 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक क्या बता रहा था मैं आपको, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, इनको वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना। इसके अलावा वर्तमान नौसेना अध्यक्ष आपको पता ही है, करमवीर सिंह है, जिनका उपनाम क्या है? द ग्रेट ईगल के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इन्होंने सुनील लांबा का स्थान लिया था। इसी के साथ आज के होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा? हाल ही में टॉक बैक नामक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपको बताना है कि किसने जो कम दिखाई देने वाले या जो जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे जो लोग हैं, उनको कंप्यूटर चलाने के लिए, हिंट दे देता हूँ, कंप्यूटर चलाने के लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया गया है। तो आपको बताना है किसके द्वारा विकसित किया गया है। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में चर्चित पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन थे? तो ल्यूक कॉन्टिनो इसके लेखक थे। ये प्रमुख पुस्तक है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही सेशन ख़त्म होता है। सेशन ख़त्म करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ हमारी यूट्यूब रेटिंग को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें, और इस चैनल का जो उपयोग है उसको आप सभी उन स्टूडेंट्स या अपने भाई बंधुओं को दीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही PDF आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। आपका काम जारी है PDF को जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको सुधार करने में। तो इसी के साथ नए सेशन के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।